अस्सलाम वालेकुम। कैफ फॉर बिजनेस लो। आज फिर चैप्टर 15 जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमने एंड किया है कल, उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो फिर ये हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहनी चाहिए। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप लोगों ने वो लाजमी क्लियर कर लेनी है। ठीक है जी, आ जाए सर। पहले इसके आई बिलीव MCQs अगर देख लिए जाएँ। विच इंस्ट्रूमेंट इज इमीजिएटली पेबल ऑन डिमांड, कौन सा है जो फॉरन डिमांड पे ही हमेशा डिमांड पे होता है? तो भाई चेक है। चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, बाकी जो है इनके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है, दोनों हो सकते हैं, ऑन टाइम भी हो सकते हैं और डिमांड वाला भी हो सकता है। दूसरा जी, एडिशन ऑफ द वर्ड्स नॉन निगोशिएबल टू द क्रॉसिंग। वो कहते हैं अगर क्रॉसिंग में आप नॉन निगोशिएबल लिखते हैं इससे क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी। नहीं भाई, ट्रांसफरेबिलिटी जो रिस्ट्रिक्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ही ओनली वाली क्रॉसिंग से होती है, तो ये तो नहीं है। दूसरा आ गया मेक्स नो डिफरेंस। फिर आ गया डज नो रिस्ट्रिक्ट फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक, मेक्स द चेक इनवैलिड। तो सी है ज़्यादा बेहतर है कि इससे ट्रांसफरेबिलिटी देखो डिफरेंस तो आता ही है। डिफरेंस हमने पढ़ा था ना कि टाइटल के अंदर डिफेक्ट आ गया छोटा सा। ठीक है कि आपने एक फजूल की चीज़ों पर ऐड कर दी, बट थर्ड वाला पॉइंट ज़्यादा रेलिवेंट है कि ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। थर्ड आ गया जी क्वेश्चन, वेयर चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस द नेम ऑफ अ बैंकर। अगर बैंक का नाम लिखा हो तो फिर इसको स्पेशल क्वेश्चन कहते हैं। आसान सवाल था। फोर्थ, अ बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन अ चेक कैन नॉट बी इंडोर्स्ड, क्रॉस, एक्सेप्टेड, निगोशिएटेड। इंडोर्स भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट भी किया, निगोशिएटेड। क्रॉस नहीं किया जाता। देखो उसने कहा बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन अ चेक, सिर्फ चेक को क्रॉस किया जा सकता है। और हमने पढ़ा हुआ कि चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ही टाइप है, इसलिए उसने उसको सेपरेटली बता दिया यार ये वाला क्रॉस किया जा सकता है, बट इसके अलावा जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है जनरल वो क्रॉस नहीं किया जा सकता। ये देखें, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बड़े ज़रूरी हैं। ठीक है, हमने काफ़ी बार इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। तो अगर तो बस वो सरसरी सा सुन के निकल जाएंगे आगे और ध्यान कहीं और होगा और लेक्चर कानों में हैंड फ्री लगी हुई है, तो इस तरह तो नहीं समझ आनी। ठीक है, बड़े फोकस के साथ चीज़ें चल रही होती हैं। वैसे भी आखिरी तकरीबन महीना सवा महीना रह गया आपका, तो ज़रा तेज़ हो जाएं भाई, फोकस अपना ज़्यादा बढ़ा लें। 5, वेयर चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस द वर्ड्स अकाउंट पे और अकाउंट पे ओनली, इसको क्या कहते हैं? ये रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग होती है ऑब्वियसली। 6, मिस्टर ए साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, 4 तरह का उसने बनाए। उसने कहा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर 500। अच्छा, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर बी। करना क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट वन ढूंढना है। पहला आ गया आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर 500, सही है। फिर आ गया कि जी आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर बी इन 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, सही है। मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी ऑफ सम ऑन टेलीफोन, ये तो टेलीफोन पे तो नहीं होता। आई एम लाइबल टू पे, ये भी नहीं है। तो पहले दो हमने देखने हैं ना। आई प्रॉमिस टू पे, अच्छा देखिए पहले वाला तो बिल्कुल ठीक है 1। दूसरे वाले के अंदर एक छोटा सा मसला है, लेकिन पता नहीं अब इन्होंने वो मसला कंसिडर किया है कि नहीं। देखें जी कौन से वाला मसला हुआ है भला दूसरे वाले में। ये बेसिकली प्रोमिसरी नोट का क्वेश्चन आ गया ना। पहला तो आ गया ना प्रॉमिस टू पे, ये तो सिंपल है। दूसरा आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड, बल्कि नहीं है। ओके ठीक है, दूसरा भी आपका पेएबल टू ऑर्डर ऑन डिमांड है, तो ये हो सकता है, पहला भी हो सकता है। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर आ गया कि जी वो कहता है कौन सी क्रॉसिंग है, तो ये जनरल क्रॉसिंग है। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग में सिंपल लाइंस या अकाउंट एंड कंपनी लिख दो एब्रीवेशन में, जैसे भी जो जनरल क्रॉसिंग है। नेक्स्ट वाली एबीसी बैंक वाली, ये भाई स्पेशल क्रॉसिंग है। नेक्स्ट आ गया चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू क्रॉसिंग एंड पेमेंट ऑफ चेक। भाई इनकरेक्ट वाली आपने इसमें देखनी है। A collecting or receiving banker is one who receives the payment of a cross check on behalf of his customer, तो सही है। हमने इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो पहली वाली तो जवाब नहीं है। दूसरा, the protection to the collecting banker is not available if even if it credit customer's account with the amount of the check before receiving payment thereof। कहते हैं कि अगर कलेक्टिंग बैंकर के पास अभी पेमेंट नहीं आई पीछे से, देखो कलेक्टिंग बैंकर से मुराद गया कि उसने अपने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करनी है। कहता है कि अभी पेइंग बैंकर ने पैसे भेजे ही नहीं हैं उसको, लेकिन उसने पहले ही अपने कस्टमर को दे दिए पैसे। मिसाल तौर पे मिज़ान बैंक का चेक था, मिज़ान बैंक ने पे करने थे पैसे, ठीक है, MCB बैंक के कस्टमर असलम को, लेकिन
एमसीबी बैंक के पास अभी मीज़ान बैंक ने पैसे भेजे ही नहीं हैं, एमसीबी बैंक ने खुद ही आगे पेमेंट कर दी है, तो कहते हैं कि भाई फिर गलती किसकी है, एमसीबी बैंक की है। हो सकता है ना कोई मसला ऐसा बाद में हो जाए जब चेक के अंदर होगा इसकी वजह से मीज़ान बैंक पेमेंट करे ही ना, तो फिर एमसीबी बैंक ने कैसे आगे कर दी है। तो भाई पहले पेमेंट करेगा पेइंग बैंकर, वो ट्रांसफ़र करेगा कलेक्टिंग बैंकर के नाम पे, कलेक्टिंग बैंकर फिर अपने कस्टमर को देगा। तो ये बी वाला फिर उसको वो कहता है प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्शन अवेलेबल से मुराद क्या है कि वो ये नहीं कह सकता भाई मैंने गलती से पैसे दे दिए मुझे वापस करवाओ, कानून कहेगा नहीं भाई तू बेवकूफ़ है। ठीक है, लास्ट आपके शायद एक दो और क्वेश्चन हो, तो 10वां जो है ये वाला देख लेते हैं। द ड्यूटी एंड अथॉरिटी ऑफ अ बैंकर टू पे अ चेक डाउन ऑन हिम बाय हिज कस्टमर आर डिटरमिन्ड बाय, भाई काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट कर सकते हैं, नोटिस ऑफ कस्टमर, तो ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है जी, चलें आ जाए ज़रा इधर प्रैक्टिस। इसमें कौन से क्वेश्चन हैं आपके, ये तो मेरे हाल में हो गए थे कल, मतलब लास्ट उसमें ये है भाई। इधर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 4 हैं। एक आ गया जी आपका, अंडर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग अ चेक, पर्पस बताएं। ऑल्सो स्टेट वेदर अ चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस, ये भी बताएं। इंतहाई इजी सवाल है। क्रॉसिंग का पर्पज़ आप सिंपल बता रहे हैं कि आपने अपने ड्रॉई को, मतलब अपने बैंक को डायरेक्ट करना है कि इस पर्सन को आपने सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट के अंदर पैसे देने हैं। इसको हम पर्पज़ ऑफ क्रॉसिंग चेक कहते हैं। इसमें आप उसकी 4 टाइप्स लिख सकते हो, चाहे डिटेल में ना लिखो फिलहाल जितने के मार्क्स हैं, लेकिन बेहतर है कि वैसे लिख दो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे ओनली क्रॉसिंग, या उसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग बोलते हैं, और चौथी है नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग। सिर्फ उनकी हेडिंग्स भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसने कहा जी कि स्पेशल क्रॉसिंग को एक से ज़्यादा बार, तो हमने कहना है कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है एक बैंकर है वो अपने एजेंट के नाम पे इसको एक से ज़्यादा बार क्रॉस कर सकता है स्पेशली, और वो मतलब कि उसकी पेमेंट हो जाएगी। अदरवाइज़ और किसी केस में भी इसकी पेमेंट नहीं होगी, पेइंग बैंकर रिफ्यूज़ कर देगा पेमेंट। ठीक है जी। अच्छा क्वेश्चन 4, अ चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बिलाल और ऑर्डर, बिलाल और ऑर्डर था, इट इज़ स्टोलन एंड बिलाल इंडोर्समेंट इज फोर्ज, चोरी हो गया और बिलाल की फेक इंडोर्समेंट करके उन्होंने आगे भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब बैंक को क्या पता बिलाल कौन है। देखो अगेन ये बात ज़रा भूलनी नहीं आपने कि बैंक के पास जो साइन होते हैं ना वो उसके अकाउंट होल्डर के होते हैं, मतलब ड्रॉर के होते हैं, ड्रॉर के तो हैं साइन। बिलाल का नाम लिखा हुआ है इसको पे करो, बिलाल पता नहीं कौन है, बैंक को तो नहीं पता। अब अगर बिलाल की फेक इंडोर्समेंट कर भी दी है और उसमें कोई कटिंग शटिंग नज़र नहीं आ रही तो बैंक को तो लगेगा यार बिलाल ने की है। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, द बैंकर पेज द चेक इन ड्यू कोर्स, ओके, इज़ द बैंकर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द ड्रॉ सिग्नेचर वर फोर्ज, ये पहले भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का। ठीक है, तो बताएं ज़रा भाई। पहले हमने वही अगेन लीगल प्रोविजन लिखनी है कि एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 इफ अ बैंकर पेज इन ड्यू कोर्स विदाउट नेग्लिजेंस एंड इन गुड फेथ आफ्टर हैविंग द इंफॉर्मेशन कि भाई ये बैंक आपकी बिल्कुल ये पेमेंट जो है वो सही बंदे को कर रहा है, इसकी क्रॉसिंग वगैरह ठीक हुई है, इस केस में वो कहता है कि बैंक जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है अपनी लाइबिलिटी से। लेकिन अगर यहाँ पर वो कहता है ड्रॉर के सिग्नेचर फोर्ज होते, ड्रॉर के गलत सिग्नेचर होते, फिर भी बैंक इसकी पेमेंट कर देता, तो ये पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स होनी थी, क्योंकि बैंक को पता है कि इसके सिग्नेचर कौन से हैं, वो तो नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, ये तो बस आज तो बहुत ही इस लेक्चर में तो थोड़ी सी ही डिस्कशन हो सकी है। ठीक है, किसी भी तरह का भाई कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो आप लोगों ने पूछ लेना है। मैं कह रहा हूँ अगला भी ना स्टार्ट कर दें, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। करते हैं, चलो यार अगला भी करते हैं। आखिरी दिन चल रहे हैं, अब इसमें थोड़ा हमने तेज़ होना है। आज चैप्टर नंबर 16 है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का पता है आप लोगों को क्या होती है? लॉन्डर करना क्या होता है? धो देना। तो मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद क्या है? पैसे को धो देना। पैसे को धोने से मुराद क्या है कि ब्लैक टू वाइट करना। ठीक है, काला धन था आपका, उसने आपको स्याह धन था उसको आपने सफ़ेद धन कर दिया है, मतलब कि ब्लैक मनी को आपने वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करना।
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था 2010 में, पाकिस्तान में पार्लियामेंट ने ये पास किया था, लेकिन पाकिस्तान में ही मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। करने वाले भी आपको अब सब पता चल ही गया है कि क्या होता है। वो एक सेंटेंस था ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ऐसा कुछ। तो शो कुछ हो रहा होता है लेकिन असल में कुछ है। तो अब तो खैर सब कुछ क्लियर है ना कि बेन कौन है बंदा, ठीक है, जो करता है सारा कुछ, कौन है वो। अच्छा, तो भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुराद क्या है कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक कानून बनाया गया 2010 में कि भाई उसको रोका किस तरह जाए मनी लॉन्ड्रिंग को। अब हमने ऑब्वियसली थ्योरेटिकल बातें ही करनी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकली तो सीन ऑफ है। यहाँ पे गरीब एक बेचारा 50,000 की चोरी कर ले, वो शायद 8 साल को 10 साल तक वो जेल में उसको डाल देते हैं। सज़ा उसकी 6 महीने की भी नहीं होती, लेकिन वो लगा रहता है। ना उसकी बेचारे की कोई ज़मानत करवाने वाला होता है, ना सिस्टम हमारा इस चीज़ को अलाउ करता है। अभी एक को मैं देख रहा था, एक बंदे ने रमज़ान में पान की दुकान अपनी खोली हुई थी मेरे ख्याल में, तो उसको सज़ा हुई, वो 6 माह की सज़ा थी, वो बेचारा कोई कितने ही साल पड़ा रहा जेल के अंदर। तो सिस्टम तो ऐसे है। बट जो तगड़े हैं, बड़े चोर हैं, बहुत बड़े चोर हैं, जो जितना बड़ा चोर है उसके लिए उतना बड़ा होता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, पूरी दुनिया में जलील ऐसे तो नहीं हो रहे हम। 130वें नंबर पे ऐसे तो नहीं है अदालती निज़ाम में, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ठीक है। तो भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग थ्योरेटिकली हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे। बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल में एक पेट्रियाटिक पाकिस्तानी के लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि हम एक चीज़ पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका वजूद ही नहीं है, ठीक है, बल्कि टोटल ऑपोजिट है। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हमने तो उस हिसाब से चलना है जो सिलेबस पेपर में आना है, और क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, तो भाई मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आपने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी। आपने ब्रेकिंग बैड शायद आपने सीज़न देखा हो, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। अब आपने करनी नहीं है ऑब्वियसली, आपने कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है समझने के लिए। या ब्रेकिंग बैड वैसे मेरा सबसे फेवरेट सीज़न है, फेवरेट सीरीज़ है मेरी, तो इंतहाई कमाल मेरे लिए तो, मतलब मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है। मेरे ख्याल में इंटरनेशनली भी सबसे ज़्यादा चलने वाली वही है, उसकी रेटिंग्स भी सबसे ज़्यादा हाई हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं है, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट एक जगह पे आता है, जब इतना ज़्यादा पैसा ज़ाहिर है वो ड्रग्स वगैरह सेल किए होते हैं, 2 नंबरी का पैसा होता है, ठीक है, ब्लैक मनी होती है। तो अब वो ब्लैक मनी तो नहीं शो अचानक कहाँ से बता देगा यार वहाँ से आई है मेरे पास। वो मेरे एक उसमें था कि वो एक कार वॉश लेते हैं, कार वॉश है जो कार वॉश जहाँ पे होती है, पता ही है, सर्विस वगैरह करवाते हैं गाड़ी की। तो वो एक लेते हैं, उस पर वो डेली पर्चियाँ छोटी छोटी बना के $5 की, $10 की। अब वो इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन खैर वो भी एक सीन था, तो वो लगे होते हैं कि यार चलो हम ये बताएंगे कि इधर से आए हमारे पास पैसे, मतलब कस्टमर असल में 2 आते होंगे, लेकिन वो उधर को 200 कस्टमर शो करने पड़ते थे कि यार इधर से हम कमा रहे हैं, ताकि उसको वाइट भी करें ना, टैक्स उसके ऊपर बाद में पे करें, और इस तरह करके उसको वाइट कर लें। तो खैर इसके ऊपर बड़े सीज़न है। आपने औजार के एक सीज़न है, वो भी सीरीज़ है, वो भी इसी के ऊपर है, और भी काफ़ी मूवीज़ भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बेसिकली ये है कि भाई आपके पास जो पैसा आया है या प्रॉपर्टी आई है या कोई भी चीज़ है, वो आपकी थी नहीं, आपने चोरी की है या आपने किसी को अगवा करके उससे ली है या किसी ना किसी 2 नंबर तरीके से आपने ली है। यू आर नॉट अ लीगल ओनर ऑफ दैट थिंग, ठीक है। लीगल नहीं था, ना तो आपने वो लीगल काम किया है, या बेशक काम मतलब कि ओनर आप खुद भी हो सकते हैं उसके, ठीक है, लेकिन आपको पता था कि ये चीज़ चोरी की थी, या ये चीज़ किसी क्राइम की प्रोसीड्स थी, कि कोई क्राइम किया गया, कोई उसके आगे रिज़ल्ट में चीज़ आई थी, आपने उसको फिर भी ख़रीद लिया या आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया। तो भाई ये सारा कुछ इसी में आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उसके ज़ुमरे में आता है। अच्छा जी, पाकिस्तान के ऊपर ना असल में अब जाके अगेन वही के दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा एक्टिविटी इन्होंने शो की, क्योंकि वो FATF के अंदर हम ग्रे लिस्ट में जा चुके थे 2018 के अंदर,
तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो आई उसने इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा काम करना स्टार्ट किया। ज़ाहिर है वो 27-28 पॉइंट्स थे जो FATF वालों की तरफ से मिले कि भाई इनको क्लियर करें, बड़े कवानीन बनाएं। पाकिस्तान में पता है कि भाई कवानीन ही बनाने हैं, लगना तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, होना तो वही है जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली तो अब वो कवानीन खैर बनाए गए, तो उसमें फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन को मज़ीद सख्त भी किया गया, सज़ाएँ मज़ीद सख्त भी की गई। तो ये सारा सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है भाई। अब आगे ज़रा बुक को देखते हैं, ये जो आगे हम पढ़ेंगे ना चैप्टर 16, 17, 18, इसमें जो कानून है बड़े इंटरेस्टिंग से कानून है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने देखे 3 पढ़े हैं। हमने पढ़ा जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बना हुआ था, हमने नहीं बनाया। फिर आ गया जी हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बना हुआ, हमने नहीं बनाया। फिर हम आगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पे 1881 का बना हुआ है, हमने नहीं बनाया, वो पुराने चल रहे हैं अंग्रेज़ों के। अब ये जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ये लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट से मुराद सन 2000 ऑनवर्ड्स ये जो बने हैं वो हमने देखने हैं। ये हमारे लोगों ने बनाए हैं, पार्लियामेंट में ही बने हैं, और जिन्होंने बनाए हैं उन्होंने वो खुद देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमाउंट्स ऑफ मनी जनरेटेड बाय अ क्रिमिनल एक्टिविटी such as drug trafficking, terrorist funding or tax evasion appear to have come from a legitimate source। कहते हैं कि 2 नंबर जगह से पैसा कमा के शो इस तरह से करना कि आप किसी कानूनी सोर्स से, लेजिटिमेट सोर्स से आपने ये पैसा कमाया है, ठीक है। मिसाल तौर पर की आपने 2 नंबर ही हुई है, सही है, फ्रॉड किए हैं लोगों के साथ, पैसा खाया है लोगों का। प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको पता है फाइलिंग सिस्टम चलता है, प्रॉपर्टीज़ की फाइल चलती है। मिसाल 500 प्लॉट है, 5000 बंदों को भेज देते हैं, इतने बस अल्लाह इनके ऊपर क्या कह सकते हैं, अजीब सिस्टम है। 500 प्लॉट है, 5000 बंदे को भेज देंगे, यार ये फाइल ਤੁਹਾਡੀ है, ਤੁਹਾਡੀ है, ਤੁਹਾਡੀ है। लोगों को पैसा खा के वो गए, निकल गए, ठीक है। या वो जब वो सारा पैसा आपके पास आ गया, फिर उसको किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना, ऐसे शो करना कि भाई हमने तो इधर से कमाया था। बात आई समझ? ये है मनी लॉन्डर करना, मनी को साफ़ करना, पैसे को साफ़ करना। तो ये वाला जो तरीका है इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है। द मनी फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी इज कंसिडर्ड डर्टी एंड द प्रोसेस लॉन्डर्स इट टू मेक इट टू लुक क्लीन। सही। A person is involved in money laundering if he has 5 million from smuggling and sale of illegal drugs। ये एग्जांपल दे रहा है, कहता मिसाल तौर पे उसने भाई को स्मगलिंग की, स्मगलिंग भी आपको पता है गलत है। देखिए क्राइम आपको पता है पाकिस्तान पेनल कोड के तहत जो भी क्राइम है उसको क्राइम बोला जाता है। आप कत्ल करके किसी के बदले में पैसे लिए हैं, सुपारी सी, आपने किडनैप किया उससे पैसे ले लिया, आपने स्मगलिंग किया, आपने ड्रग्स सेल किए हैं, ठीक है, आपने इवन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अल्लाह माफ़ करे, ये होती है इधर से उधर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह कोई भी आपने घटिया काम किया हुआ है, टैक्स इवेजन की हुई है, चोरी किया हुआ है टैक्स का पैसा, ठीक है, जो आपका टैक्स बनता था, आपकी फॉर एग्जांपल 1 बिलियन की सेल्स थी, आपने सेल शो की है 200 बिलियन की, तो भाई वो आपने टैक्स चोरी किया है ना। अब वो टैक्स चोरी करके आप आमतौर पर कैश में रखते हैं, बाद में फिर उसको अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फील हो कि भाई यहाँ से पैसा कमाया है, तो वो कहते हैं सारी मनी लॉन्ड्रिंग ही है, ठीक है। तो कहते हैं पर्सन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इफ़ ही हैज़ 5 मिलियन फ्रॉम स्मगलिंग एंड सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स एंड ही रिप्रेजेंट्स दिस मनी एज बीइंग अर्नड फ्रॉम हिज लेजिटिमेट बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन यूज कार। और कह रहा है कि वो भाई मैंने तो इधर से कमाए हैं, मैं तो गाड़ियाँ बेचता हूँ, मैंने तो उधर से कमाए, हालांकि असल में उसने पैसा 2 नंबर तरीक़ों से कमाया हुआ है। फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ आ गया। एंटी का मतलब क्या है कि इसके अपोजिट, मतलब इसको रद्द करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए AML लॉज आर द रूल्स ऑफ बिजनेसेस, इंस्टीट्यूशन एंड इवन कंट्रीज टू एलिमिनेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी बीच में वो उन्होंने शामिल किया है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी ना बेसिकली दुनिया के अंदर अगेन बात वही है कि जब तगड़ा करता है तो उसके लिए अलग चीज़ है। अब USA ने क्या कुछ नहीं किया हुआ पूरी दुनिया के अंदर, उसने नहीं फंडिंग की, फाइनेंसिंग की हुई ऑब्वियसली, बट वही है कि कानून दूसरों के लिए होता है। तो पाकिस्तान में भी जाहिर है जो तगड़े हैं वो बैठे हुए हैं, खुद करते हैं, सारा कुछ ही करते हैं, लेकिन उन्होंने कानून दूसरों के लिए, हाँ हमारे जैसे बंदों के लिए कानून है, आम लोगों के लिए। तो खैर अब भाई दुनिया पूरी ये चल रहा है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फंडिंग नहीं होनी चाहिए, उसको रोकने के लिए आपने कवानीन बनाने, मतलब है कि हर ये जो NGOs वगैरह बन जाती हैं उनके बकौल तो ये पैसा किसी से भी कलेक्ट करके आगे फिर
टेररिस्ट वगैरह जो हैं उनको देती हैं, तो इसको भी आपने रोकना है वहाँ पर, क्योंकि वो कहते हैं कि 2 नंबर पैसा, इलीगल पैसा ही इधर ऐसी जगहों पे जाते हैं आमतौर पे। तो अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोक लेंगे तो ये वाली चीज़ें भी रुक सकती हैं। ये खैर उनका ख्याल है, और जाहिर है इसमें चीज़ें होती तो हैं। इनिशियली AML लॉज वर इम्प्लीमेंटेड ओनली ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग। पहले वो कहते सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे लगे थे, मतलब कि बैंक्स वगैरह पे लगे थे कि बैंक टू बैंक पैसे अगर जाने हैं तो सारा पहले देखें पैसा कहाँ पे जा रहा है, किस तरह जा रहा है। अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है और आपको लग रहा है कि जो बंदा भेज रहा है पैसा उसकी इतनी हैसियत नहीं है, मिसाल तौर पर पापड़ी वाला है, उसके बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपया आ गया, तो पापड़ी वाला जो है उससे पूछा तो सही ना भाई 3 करोड़ रुपया कैसे आ सकता। तो असल में तो उसी वक्त ही पैसे, उसी वक्त ही रिपोर्ट होना चाहिए था, बंदा उठा लेना चाहिए था कि भाई आपके पास कहाँ से आ गए। लेकिन ये बंदे उठाते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, फिर वो पहाड़ों में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मिल गया बंदा। तो खैर अब ये देखें इतने पुराने तरीके हो गए, हंसी आती है इन पर, अक्ल भी नहीं है ना। तो खैर अब वो किसी अकाउंट में से पैसे, अब देखें मैं हूं ना, मेरे अकाउंट में अगर 50 लाख रुपया आ गया अचानक या 1 करोड़ रुपया आ गया अचानक, तो फ़ौरन मुझे हो सकता है बैंक की तरफ से नोटिस आ जाए कि भैया बताएं कहाँ से आया। लेकिन उधर लोगों के पास 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया डेली उनके अकाउंट में जा रहा है और बैंक सोया हुआ है। सोया नहीं हुआ सर, सारा कुछ ही पता है, ठीक है, सब कुछ मिला हुआ है। तो खैर वो कहते हैं कि पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर था कि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका जाए। देखिए ड्रग ट्रैफिकिंग का मसला ना USA वगैरह, क्योंकि ये इस तरह के कवानीन जो हैं, लॉज हैं, वो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ या USA वही इस तरह के पहले इनिशिएट करता है, बनाता है। अब वहाँ पर ना ये बहुत मसला था। आपने शायद वो मैक्सिकन जो ड्रग लॉर्ड्स वगैरह थे उनका सुना हो, आपने पाब्लो एस्कोबार वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये लोग उधर बेसिकली यही सिस्टम था कि ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, ड्रग्स का आना जाना बहुत ज़्यादा था। और मतलब है कि वो एक टाइम पे वो बंदा, आप समझ लें पूरी दुनिया का आई बिलीव को शायद 50-60% वो बंदा होल्ड करता था ड्रग का सिस्टम, क्योंकि ड्रग्स मोस्टली वहाँ पर ही यूज़ होते थे उसी साइड पे, वेस्टर्न साइड पे। अब तो बस अनफॉर्चुनेटली इधर भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं हमारे एरियाज़ में, एशिया वगैरह के अंदर भी। तो वहाँ पर पहले उन्होंने फिर ये कवानीन बनाए कि यार इस चीज़ को तो रोका जाए। और उधर ना ये जो हैं आपकी DEAs कहते हैं, ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, ये बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं वहाँ पे, इनके पास बड़ी पावर भी होती है, ठीक है। अच्छा, since then AML and counter financing of terrorism CFT have become global concern. International authorities such as FATF and World Bank are collaborating with national authority. तो वो भाई कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह के कवानीन बनाएं, ठीक है जी। तो इन पाकिस्तान द रेलिवेंट लेजिस्लेशन इज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का कानून है जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये है पाकिस्तान में। AML लॉ सीक्स टू डिटर क्रिमिनल्स बाय मेकिंग, वो कहते हैं ये जो लॉज हैं इनमें बहुत ज़्यादा सख्ती हैं, इनमें सज़ाएँ बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ताकि लोग इस तरह के काम ना करें, ये सज़ाएँ दी जाती हैं, ठीक है भाई। और इस तरह ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी कहते हैं कि अपने कस्टमर्स की ट्रांजैक्शंस को देखें और सस्पिशियस फाइनेंशियल एक्टिविटी आप फ़ौरन रिपोर्ट करें। इसको STR भी बोला जाता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है, कि वो आपने STR जमा करवाना है फ़ौरन FIA को, और एक और भी इदारा है आपने उसको जमा करवाना है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई किसी तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो बताएं, ताकि वो एक्शन लें, वो देखें पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये वो, ठीक है जी। आज मेरे ख्याल में इतना सही है इंट्रोडक्शन, कल इंशाल्लाह फिर आगे इसको लेकर चलेंगे। मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।